सब कुछ जानने के बाद रंजना चुप रही। ननद गीता की सब बातें रंजना के कानों में गूंजने लगी। भाभी, वो जो सेट है ना, वो तो माँ ने मुझे दे दिया। कहा कि अब तुम्हारी भाभी को इसकी क्या ज़रूरत, वो तो वैसे भी पुराने फैशन का है। रंजना के सिर में दर्द होने लगा। ट्रेन की पटरियों की खटखट आवाज़ उसके दिमाग की नसों को और भी ज़्यादा कस रही थी। वो अपनी ननद गीता के घर से वापस अपने शहर लौट रही थी। गीता के घर गृह प्रवेश की पूजा थी। नया फ्लैट, नई सजावट और गीता का खिला चेहरा, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन उस सुंदरता के पीछे का सच रंजना को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब वो गीता के बेडरूम में तैयार हो रही थी, तभी उसने गीता को फ़ोन पर अपनी माँ शोभा जी से बात करते हुए सुन लिया था। गीता कह रही थी, माँ आपने सही किया जो वो कंगन और हार बेचकर कैश भिजवा दिया, वरना फ्लैट की डाउन पेमेंट कम पड़ रही थी। भाभी को पता तो नहीं चला ना? रंजना उस वक्त तो चुप रह गई थी। उसने गीता से कुछ नहीं कहा। एक फीकी मुस्कान ओढ़कर पूरा फंक्शन अटेंड किया। लेकिन अब जब वो वापस अपने घर जा रही थी तो उसका सब्र जवाब दे रहा था। रंजना अब अपने घर वापस आ चुकी थी। दरवाज़ा उसकी सास शोभा जी ने खोला। अरे आ गई बहू, कैसी रही गीता की पूजा? घर कैसा लगा उसका? बहुत आलीशान है ना? शोभा जी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उत्साह था। रंजना ने उनके पैर छुए और धीमे स्वर में कहा, हाँ माँ जी, घर बहुत सुंदर है, बिल्कुल सपनों के महल जैसा। उसने अपनी सास की आंखों में झांका। वही वात्सल्य, वही अपनापन। क्या ये सब झूठ था? रंजना को चक्कर आने लगा। वो बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले अलमारी खोली। सबसे ऊपर वाले लॉकर की चाबी उसके पास ही रहती थी, लेकिन एक डुप्लीकेट चाबी सास के पास भी थी, आपातकाल के नाम पर। रंजना ने कांपते हाथों से लॉकर खोला। लाल रंग का मखमली डिब्बा वहीं रखा था। उसने राहत की सांस ली। शायद उसने गलत सुना होगा। शायद गीता किसी और हार की बात कर रही होगी। उसने डिब्बा खोला। डिब्बा खाली था। उसके पिता द्वारा शादी में दिया गया भारी कुंदन का सेट और उसकी दादी के ज़माने के 2 मोटे सोने के कंगन गायब थे। बस वहाँ डिब्बा रखा था ताकि वजन से लगे कि अंदर कुछ है। रंजना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सिर्फ सोना नहीं था, वो उसके दिवंगत पिता का आशीर्वाद था, जो उन्होंने अपनी पीएफ की सारी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी को दिया था। और शोभा जी ने, उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए बहू के पिता की निशानी को मिट्टी के भाव ही बेच दिया। और सबसे बड़ी बात, चोरी, बिना पूछे। शाम को पति अमित ऑफिस से आए। वो भी बहुत खुश थे कि बहन का नया घर बन गया। रंजना ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि अमित अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। बिना सबूत के बात करना घर में महाभारत छेड़ना होगा। उसे पक्का यकीन करना था। रंजना सामान्य रहने का नाटक करने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुलग रही थी। उसे इंतजार था सही वक्त का। कुछ दिनों के बाद बड़े नंदोई रंजना के घर आए। वो शहर में किसी काम से आए थे और रात को रुकने वाले थे। सुरेश जी एक सीधे साधे और साफ दिल के इंसान थे। उन्हें इन चालबाजियों का ज़्यादा इल्म नहीं था। रात को खाने की मेज़ सजी थी। शोभा जी ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। दामाजी जो आए थे, अमित और सुरेश जी बातें कर रहे थे। रंजना रसोई से रोटियां ला रही थी। और बताओ सुरेश, कैसा लग रहा है नया घर? अमित ने पूछा। बहुत बढ़िया अमित भाई, सच कहूँ तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फ्लैट ले पाएंगे। वो तो बस भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद है, सुरेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। शोभा जी ने तुरंत बात बदली। अरे दामाद जी, ये कोफ्ता लीजिए ना, मैंने खास आपके लिए बनाया है। वो शायद डर रही थी कि कहीं सुरेश जी कुछ बोल ना दें। रंजना सब देख रही थी। नंदोई की खाना खाने के बाद जब वो ड्राइंग रूम में हाथ पोंछ रहे थे और शोभा जी रसोई में बर्तन समेटने गई थी, रंजना ने मौका देखा। अमित भी फ़ोन पर किसी क्लाइंट से बात करने बालकनी में चले गए थे। रंजना पानी का ग्लास लेकर सुरेश जी के पास गई। जीजा जी, पानी। रंजना ने गिलास बढ़ाया। शुक्रिया रंजना भाभी, सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रंजना पास वाले सोफे पर बैठ गई और बहुत ही मासूमियत से पूछा, जीजा जी, गीता बता रही थी कि फ्लैट की पेमेंट में एंड मोमेंट पर कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर अचानक सब कैसे मैनेज हुआ? मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। कहीं आपने बाजार से ऊंचे ब्याज पर तो पैसा नहीं उठाया? सुरेश जी ने पानी का घूंट भरा और बोले, नहीं नहीं भाभी, बाजार से क्यों उठाएंगे? वो तो माता जी ने समय पर मदद कर दी। सच में उनका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। रंजना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तीर अंधेरे में चलाया था और वो निशाने पर लगा था।
उसने अपनी आवाज़ को संयत रखते हुए धीरे से जेवर के बारे में पूछा। माँ जी ने? पर उनके पास तो इतना कैश नहीं था। उन्होंने तो कहा था कि एफडी तुड़वाई है, पर एफडी तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। सुरेश जी ने अचरज से रंजना को देखा। एफडी? नहीं भाभी, एफडी नहीं। माता जी ने तो वो आपके पुराने वाले कंगन और वो कुंदन का सेट, क्या कहते हैं उसे, हाँ वो जड़ाऊ हार, वो देकर पैसे का इंतजाम किया था। उन्होंने कहा कि रंजना ने खुद कहा है कि ये पुराना डिज़ाइन है, इसे बेचकर गीता के काम में लगा दो। मैं तो मना कर रहा था, पर गीता और माताजी ने कहा कि भाभी ने जिद की है। रंजना के कानों में सन्नाटा छा गया। तो ये कहानी रची गई थी, उसे दानी बनाकर उसका ही सब कुछ लूट लिया गया और उसे खबर तक नहीं। जीजाजी को ये बताया गया कि रंजना ने अपनी मर्जी से दिया है ताकि उनकी नज़रों में भी इज्जत बनी रहे और चोरी भी ना कहलाए। रंजना भाभी, क्या हुआ? सूरज जी ने उसे सुन्न देखकर पूछा। तभी शोभा जी रसोई से बाहर आई, हाथ में मिठाई की प्लेट लिए। अरे क्या बातें हो रही जीजा साली में? उनकी आवाज़ में एक घबराहट थी। रंजना खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। जीजा जी, रंजना ने शोभा जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप 1 मिनट रुकेंगे? मुझे आपको और अमित को कुछ दिखाना है। रंजना तेज कदमों से अपने कमरे में गई और वो खाली मखमली डिब्बा लेकर बाहर आई। अमित भी बालकनी से अंदर आ चुके थे। क्या हुआ रंजना? अमित ने पूछा। रंजना ने खाली डिब्बा शोभा जी के सामने टेबल पर पटक दिया। माँ जी, रंजना की आवाज़ काँप रही थी, पर उसमें डर नहीं था। मेरे पिता की आखिरी निशानी कहाँ है? कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सुरेश जी हैरान होकर कभी डिब्बे को तो कभी शोभा जी को देख रहे थे। ये क्या तरीका है बहू? शोभा जी हकलाने लगी। मेहमान के सामने तमाशा कर रही हो? तमाशा मैंने नहीं, आपने किया है माँ जी। रंजना जोर से चिल्लाई। जीजा जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से अपने कंगन और हार उन्हें दिए हैं और मुझे आज पता चल रहा है कि मेरी तिजोरी साफ हो चुकी है। अमित, क्या आपको पता था इसके बारे में? अमित भौचक्के थे। क्या बकवास है ये? माँ, रंजना का जेवर कहाँ है? शोभा जी पल्लू को मुट्ठी में भींचने लगी। वो तो, अरे बेटी का घर बन रहा था, मुसीबत में थी वो। घर की लक्ष्मी ही तो घर के काम आती है। मैंने सोचा बाद में बनवा देंगे। बहू तो घर की ही है, कहाँ जा रही है? बाद में बनवा देंगे। रंजना हंसी, एक दर्द भरी हंसी। बिना मुझसे पूछे मेरी पीठ पीछे मेरी तिजोरी खोलकर? इसे मदद नहीं कहते माँ जी, इसे चोरी कहते हैं। और वो भी उस पिता की कमाई की चोरी जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आपने सुरेश जी से झूठ बोला कि मैंने दिया है। क्यों? ताकि आपकी बेटी के घर में आपकी नाक ऊंची रहे। सुरेश जी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। माता जी, क्या ये सच है? भाभी को नहीं पता था। शोभा जी चुप रही, बस नजरें झुका ली। सुरेश जी ने हाथ जोड़ लिए। छी, मुझे लगा था कि ये परिवार का प्यार है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी साली की आंसुओं की नींव पर अपना घर खड़ा कर रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये जेवर चोरी करके या बिना रजामंदी के बेचे गए हैं तो मैं सड़क पर रहना पसंद करता, पर इस पैसे को हाथ नहीं लगाता। जीजा जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, रंजना ने कहा। आप भी उसी झूठ के शिकार हुए जिसके हम हुए। गीता जानती थी और माँ जी जानती थी, बस मैं और अमित अनजान थे। अमित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने रंजना के वो कंगन बेच दिए जो उसके पापा ने अपनी बीमारी के दौरान बचाए पैसों से बनवाए थे। आपको पता है ना वो उसके लिए कितने इमोशनल थे। आपने गीता के लिए रंजना का दिल तोड़ दिया। तो क्या करती? शोभा जी रोने लगी। मेरी बेटी का घर अटक रहा था, तुम लोग तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो। गीता ने रो रो कर फ़ोन किया था। मैं माँ हूँ, उसका दुख नहीं देखा गया। आप माँ हैं तो क्या मैं किसी की बेटी नहीं? रंजना ने पूछा। जब मैं इस घर में आई थी तो आपने ही कहा था कि बहू नहीं बेटी ला रही हूँ। क्या आप अपनी बेटी गीता का जेवर उसकी भाभी के लिए बिना पूछे चोरी कर सकती थी? नहीं ना, क्योंकि बेटी बेटी होती है और बहू बस एक जरिया। सुरेश जी ने अपना फ़ोन निकाला। मैं अभी गीता को फ़ोन करता हूँ और कल ही वो फ्लैट बेचने की प्रक्रिया शुरू करूँगा। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। नहीं जीजा जी, रंजना ने उन्हें रोका। घर मत बेचिए, गीता का सपना है वो, और अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। जेवर तो गल चुके होंगे, वो वापस नहीं आएंगे। रंजना ने एक गहरी सांस ली और शोभा जी की तरफ देखा। लेकिन आज एक और चीज़ टूट गई। माँ जी, जो सोने से भी ज़्यादा कीमती थी, मेरा आप पर विश्वास। आज के बाद मैं इस घर में रहूँगी, आपकी सेवा भी करूँगी, क्योंकि वो मेरे संस्कार है
लेकिन मैं आपको कभी माँ नहीं कह पाऊंगी। वो हक आपने आज उस खाली डिब्बे के साथ ही बेच दिया। रंजना ने वो खाली डिब्बा उठाया और अलमारी में वापस रखने चली गई। उसे खाली ही रखना था ताकि जिंदगी भर याद रहे कि अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की कीमत क्या होती है। ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था। शोभा जी सोफे पर बैठकर रो रही थी, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। अमित शर्मिंदा थे और सुरेश जी आत्मग्लानि से भरे हुए। उस रात घर में खाना नहीं बना, लेकिन रंजना को आज बहुत हल्की नींद आई। उसने सच का सामना कर लिया था। उसके कंगन गए थे, लेकिन उसका आत्मसम्मान जाग गया था। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में अपना वही है जो आपके मान सम्मान की रक्षा करे, ना कि वो जो आपके अपनेपन का फ़ायदा उठाए। अगले दिन सुबह सुरेश जी जाने से पहले रंजना के पास आए। उन्होंने एक चेक रंजना के हाथ में थमाया। भाभी, मैं जानता हूँ कि बाबूजी की निशानी की कोई कीमत नहीं लगा सकता, पर ये वो रकम है जो उस जेवर को बेचकर मिली थी। मैंने अपनी कुछ सेविंग्स और दोस्त से उधार लेकर ये इंतज़ाम किया है। ये लीजिए और अपना जेवर दोबारा बनवा लीजिएगा। और हाँ, गीता की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। रंजना ने चेक लिया। जीजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर यह चेक आप माँ जी को दीजिए। उनसे कहिएगा कि जब उनका मन साफ हो जाए तो वो खुद मुझे ये दे दें। तब तक ये उधार उन पर और उनकी बेटी पर रहेगा। रंजना ने वो चेक वापस कर दिया। वो जानती थी कि पैसे से जेवर आ जाएगा, पर सबक नहीं। वो चाहती थी कि उसकी सास और ननद को हर पल ये एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार चटक जाए तो जोड़े जा सकते हैं, पर दरार हमेशा दिखती रहती है। उस घर में भी जब आप साथ थे और उस दरार के साथ। दोस्तों, परिवार में प्यार और त्याग दोनों जरूरी है, लेकिन जब त्याग केवल एक तरफ से हो और वो भी छल से लिया गया हो तो ये शोषण कहलाता है। एक बहू भी इंसान होती है। उसकी भावनाओं, उसकी पैतृक निशानियों का सम्मान करना ससुराल का फर्ज है। चोरी और झूठ से बनाए गए महलों में कभी सुकून की नींद नहीं आती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपकी आंखों को नम किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।